दोस्तों, आज विश्व मंच पर एक हलचल भरा माहौल है और इस तरह की गहमा गहमी है जिसमें लगता है कि अब ये दुनिया पावर के हिसाब से दो हिस्सों में बंटने को जा रही है। और आज के माहौल में जिस तरीके से अभी हाल ही में भारत, रूस और चीन के सर्वे सर्वा ने हाथों में हाथ डालकर जो माहौल पैदा किया, और क्या उसको हम मैरिज ऑफ कन्वीनियंस कहेंगे या एक ये सोची समझी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है, क्योंकि पिछले बहुत से सालों से अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड का इस देश की राजनीति कह लो और चाहे देश पर राज करने की बात हो, उनका रोब रहा है। लेकिन आज चाइना ये दिखाना चाह रहा है कि वो सर्वशक्तिमान बन गया है, क्योंकि उसने अपना जो अभी मिलिट्री परेड में भी जो अपना शो ऑफ किया है अपना मिलिट्री का और अपने सारे डिफेंस इक्विपमेंट्स का, उससे तो यही लगता है। और फिर दुनिया के चार तानाशाह देश, अथॉरिटेरियन कंट्रीज लाइक ईरान, नॉर्थ कोरिया, रशिया और चीन, उन चारों का वहां जमा होना ये भी अपने आप में काफी बड़े मैसेज दे रहा है। और क्या अमेरिका इससे तिलमिला गया है, क्योंकि इसके एकदम बाद व्हाइट हाउस से ये मैसेज गया और उन्होंने ये यूरोप को भी बोला कि भाई आप भारत पर सैंक्शंस लगाइए, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी एक इशारा किया है कि वो रूस पर और भी ज्यादा सैंक्शंस लगा सकते हैं। लेकिन जो बॉडी लैंग्वेज थी यहाँ पर चाइना में, उससे ये कहीं लग नहीं रहा था कि वो किसी दबाव में है। तो आज हम इसी को लेकर अपनी चर्चा कर रहे हैं। भारत तो वैसे रूस का ट्रेडिशनल दोस्त है, लेकिन चाइना से जो आज भारत ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, उसके पीछे बहुत सारे सवाल हैं। क्या वो लॉन्ग टर्म दोस्ती बन सकती है या सिर्फ अपने स्वार्थों को पूरा करने के लिए है? तो इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में हमारे जाने माने एक मेहमान कृष्णा बंसल जी हैं जो अमेरिका से हैं, और हमारे दूसरे मेहमान भूतपूर्व राजनयिक एम्बेसडर कपूर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में आने के लिए। और आपने जिस तरीके से शॉर्ट टर्म में आने के लिए हामी भरी, हम उसके लिए आभारी हैं आपके। तो थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद जी। तो हम इसी से शुरू करते हैं सर कि कपूर साहब, आपने तो कई देशों में भारत का प्रतिनिधित्व भी किया है। तो आपसे मेरा यही सवाल है, सबसे पहला सवाल, कि क्या जो भारत आज कर रहा है अपनी रणनीतिक स्ट्रेटजीज को लेकर, उससे आप कितना सहमत हैं और आपको क्या लगता है? जो भारत की नीति है इस समय पे, उससे मैं तो सहमत हूँ बिल्कुल, क्योंकि वो ठीक नीति है। और पहले तो आपका धन्यवाद राजीव जी, हमको आपने निमंत्रण दिया इस मंच पे आने का, और आपके सब जो श्रोता हैं और जो देख रहे हैं इस चैनल को, उनको भी नमस्ते। तो भारत का जो हिस्टोरिकल प्रोग्रेस रहा है वो बहुत ज़्यादा मीन्स एक उच्चतम स्थिति पे था एज अ सॉफ्ट पावर ऑफ द वर्ल्ड। और सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी हमारी हजारों सालों से चल रही थी, पिछले 5-10 हजार से पूरी दुनिया में जो काम भारत ने किया इन द एरिया ऑफ सॉफ्ट पावर, वो किसी और देश ने नहीं किया है। तो पूरे यहाँ पर हमारे आसपास के देशों में, साउथ ईस्ट एशिया में, साउथ एशिया में, अफ्रीका में, सेंट्रल एशिया में, आप देखेंगे ये जो बुद्धिज्म और हिंदुइज्म फैला है, वो सब भारत के कारण था। और हमारा जो सोच विचार था वो सब देशों में बहुत अच्छी तरह रिसीव होता था। अब उसके बाद में एक और स्टेप लेना जरूरी था, जो जिसको आजकल कहते हैं, ये नया टर्म शुरू हुआ कुछ सालों से, कुछ महीनों से या सालों से, जिसको स्मार्ट पावर कहते हैं। स्मार्ट पावर है सॉफ्ट पावर प्लस हार्ड पावर, जो स्ट्रॉन्ग strength, military strength, army strength, hard power, other geostrategic strengths, geopolitical strengths, cyber strengths, वो सारा मिला के, तो वो अब भारत ने ये ट्रांजिशन किया फ्रॉम बीइंग अ सॉफ्ट पावर टू अ स्मार्ट पावर। तो स्मार्ट पावर जब आप ट्रांजिशन कर चुके हैं, अब आपके एक्शंस भी उसी तरह होने हैं। तो अब जो यूएस कर रहा है भारत के साथ,
दुनिया के लिए सबसे बढ़िया स्थिति तो ये रहती अगर ये टैरिफ्स वगैरह का वॉर नहीं शुरू किया होता यूएस ने भारत के साथ। भारत के साथ जो रिश्ते रिश्ते पिछले 25 सालों में इवॉल्व हुए हैं यूएस के, वो ठीक रास्ते पे चल रहे थे हर प्रेसिडेंट के साथ, चाहे रिपब्लिकन हो या डेमोक्रेट हो। तो बहुत बढ़िया चल रहे थे, बहुत बढ़ रहे थे, बहुत प्रॉस्पर कर रहे थे, बहुत फॉस्टर हो रहे थे, बहुत नर्चर हो रहे थे। हालांकि कुछ डिफरेंसेस थे, बट बहुत सारे एरियाज में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, स्पेस में, जो ये एडवांस्ड एरियाज में हैं, जो बहुत सारी मिलिट्री एरियाज में, बहुत सारे एरियाज में बहुत गूढ़ संबंध हो गए थे और बहुत स्ट्रांग वे में आगे बढ़ रहे थे। तो वो दुनिया के लिए भी अच्छा था, भारत के लिए भी अच्छा था और यूएस के लिए भी अच्छा था। क्योंकि जो यूएस की स्थिति है, जब से उन्होंने रशिया के साथ ये प्रॉब्लम क्रिएट किया है, यूक्रेन वाला, वेस्टर्न कंट्रीज के साथ मिलके, तब से इनका जो पूरा स्थिति है इकोनॉमिक और ग्लोबल और जियोपॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिक, काफी कमजोर होती जा रही थी। क्योंकि सैंक्शंस तो इन्होंने लगा दिए थे रशिया पर, बट उसका इम्पैक्ट इन पे भी ज्यादा पड़ रहा था। तो अगर रशिया का झुकाव चाइना की तरफ बढ़ता गया, जैसे हमने देखा, तो चाइना और रशिया के साथ जो दूसरे कुछ देश थे, ईरान और नॉर्थ कोरिया वगैरह, तो उनका जो कंबाइंड कैपेसिटीज हैं, रिसोर्सेज हैं, स्ट्रेंथ्स हैं, और जो वेस्टर्न वर्ल्ड के कंबाइंड कैपेसिटीज, रिसोर्सेज, स्ट्रेंथ्स हैं, तो उसमें रशिया अगर चाइना के साथ एकदम स्टैंड करता है बहुत फर्मली, तो फिर ये थोड़े से कमजोर पड़ जाते हैं वेस्टर्न कंट्रीज। सर हालांकि उनके पास बहुत एक छोटा सा सवाल है इसमें मेरा, कि ट्रेडिशनली इस दुनिया को वेस्टर्न वर्ल्ड ने ही चलाया है और उनका दबदबा रहा है। कहीं आपको ये नहीं लगता कि अब उनको ये भनक सी लगने लगी है कि शायद अब उनकी शक्ति छिनने जा रही है और ये मल्टीपोलर होने जा रही है, जिस वजह से वो इस चीज को सहन नहीं कर पा रहे और इसीलिए वो इस तरफ पूर्वी देशों पर अपने सैंक्शंस लगा रहे हैं और आर्म ट्विस्टिंग टैक्टिक्स अपना रहे हैं? वो तो बात सही है, बिल्कुल आपने जो कहा, क्योंकि 71 तक जो गोल्ड स्टैंडर्ड था वो चल रहा था करेंसीज के लिए। 71 में निक्सन ने गोल्ड स्टैंडर्ड हटा दिया, तो उसमें क्या हुआ कि यूएस फिर अपनी करेंसीज किसी भी हद तक प्रिंट करना शुरू कर दिया था। तो उनका जो डेट है वो दुनिया के आंखों के सामने नहीं आ रहा था, और वो बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, और बढ़ रहा है अभी भी। तो 30-32 ट्रिलियन डॉलर था, अब 36 ट्रिलियन डॉलर हो गया। तो हर साल ये पहले 1 ट्रिलियन से बढ़ रहा था, अब 2 से ज्यादा ट्रिलियन डॉलर से हर साल बढ़ते जा रहा है। तो अब दुनिया ये सवाल करना शुरू कर दिया है, क्योंकि पहले अगर जैसे कोई देश कहता था कि हम डॉलर में ट्रेडिंग नहीं करेंगे, जैसे सद्दाम हुसैन ने कहा, तो सद्दाम हुसैन को हटाया गया और हमने देखा क्या नतीजा हुआ इराक में। लिबिया ने कहा, गद्दाफी ने कहा कि हम डॉलर में नहीं पेट्रोल ट्रेडिंग करेंगे, तो उसको भी हटाया गया। तो वो जो भी कंट्री अपना सिर उठाता था या आंख उठाता था, उसको फिर वो साइड में लगा देते थे। अब ठीक है। रशिया को उन्होंने सैंक्शन खुद लगा दिया, स्विफ्ट सिस्टम से बाहर निकाल दिया। अब जब स्विफ्ट सिस्टम से बाहर निकाल दिया, तो रशिया ने कहा कि हम रूबल में ट्रेडिंग करेंगे, तो उसका फिर कोई जवाब नहीं था इनके पास। तो इनसे कुछ एक तरह से तो लॉन्ग टर्म में ये एनालाइज अब होगा, 20 साल 25 साल में ये देखा जाए कि बहुत बड़ी गलती की इन्होंने, जो उसके ऊपर ऐसे सैंक्शन लगाए और स्विफ्ट से बाहर निकाल दिया। तो ठीक है। उसमें अब वो ये नहीं कह सकते कि रशिया ने डॉलर में ट्रेडिंग करना रोका है, जी उन्होंने रुकवाया है। जी। तो इसमें ठीक है, वो जो वेस्टर्न वर्ल्ड का जो कॉलोनियल पावर था और जो हिस्टोरिकल पावर था, वो अब घटते जा रहा है और वो उनको समझ आ रही है। और अगर भारत, रशिया और चीन एक तरफ हो जाते हैं, फिर वेस्टर्न वर्ल्ड का जो कैपेसिटी है टू डील विद द ग्लोबल इश्यूज बिकम्स एक बहुत बड़ा चैलेंज उठता है उनके लिए। जी जी तो जी। उनको ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ठीक भारत ठीक। जब तक उनके पक्ष में नहीं है, तो उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। ठीक है। कृष्ण जी, आपसे मेरा एक सवाल है, चूंकि आप एक गहरी नजर रखते हैं, आप ये बताइए कि जो ये ट्रंप ने भारत के ऊपर भारी भरकम 50% टैरिफ लगाया है, इसको आप किस रूप में देखते हैं? क्या आपको लगता है कि ये भारत के आत्मसम्मान को चुनौती है, या आपको ये लगता है कि अमेरिका को आने वाले कल में भारत एक बहुत बड़ी उभरती हुई शक्ति नजर आ रहा है, इसीलिए आज ही वो उसके पर कतरने के लिए ऐसे कदम उठा रहा है? देखिए राजीव जी, आई थिंक हमारे को ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा इस पे ओवर रिएक्शन हो रहा है। मैं इसको 3 पर्सपेक्टिव से देखता हूँ।
एक तो मैं अमेरिकी नागरिक होने के नाते अमेरिका का हित क्या है उस पर्सपेक्टिव से देखता हूँ, एक भारत का, मेरी जन्मभूमि भारत है तो उसके पर्सपेक्टिव से, और तीसरा बिजनेसमैन होने के नाते, क्योंकि मैं दुनिया के बहुत देशों में बिजनेस का मेरी कंपनी के ऑफिस हैं, मैं बिजनेस करता हूँ, तो उस पर्सपेक्टिव से भी देखता हूँ। आज अमेरिका के पर्सपेक्टिव सबसे पहले उससे देखा जाए तो ये देखते हैं, ट्रंप ने पूरा इलेक्शन लड़ा कि हम अमेरिका का जो डेट है उसे कम करना है, अमेरिका को वापस लाना है। अब आप ये टैरिफ की जहां तक बात है, हमको इसको थोड़े गहराई में जाना पड़ेगा। मेरे को लगता है कि लोग इसको ऊपर ऊपर से देख कर टैरिफ लगा दिए। टैरिफ क्या है? टैरिफ है इंपोर्ट ड्यूटी। अगर आप भारत का इंपोर्ट ड्यूटी स्ट्रक्चर देखेंगे, अमेरिका से कुछ भी निर्यात होता है भारत में जिसकी इंपोर्ट होता है, वो उस पर इतना हैवी इंपोर्ट ड्यूटी है, 100% 200% तक ड्यूटी लगती है। और यहाँ पे हम जब भारत में भी मेरे ऑफिस में हम जब कुछ खरीदते हैं, हमें मालूम पड़ता है कितना पेनफुल होता है। और वही चीज अमेरिका ने पूरी सालों से, अमेरिका और इंडिया और चाइना के लिए खासकर 1990s में मोस्ट फेवर्ड नेशन देके उनकी ड्यूटी लिटरली 0 पे, बहुत कम पे कर दी थी, और ऐसे ही बहुत देशों के साथ। तब इसका नतीजा ये हुआ कि जब कंपनीज सामान बनाती हैं कहीं भी, अमेरिका में जो मैन्युफैक्चरर थे, जब वो अमेरिका में कुछ भी बनाते थे और उसको इंडिया, चाइना या दूसरे इवन यूरोप में बेचते थे, तो उस पर वो ड्यूटी लगाते थे। तो जो $100 की चीज है वो वहां जाके $200 की बिकती थी, तो उससे वो नॉन वायबल हो गई। और जब कंपनियों को समझ में आया, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी मैन्युफैक्चरिंग बाहर मूव कर दी। उन्होंने कहा बाहर बनाएंगे, अमेरिका में लगाएंगे, अमेरिका तो ड्यूटी लेते ही नहीं है। लेकिन कृष्णा जी, आप ये एक बात तो मानते हैं कि पूरा करता हूं मैं इसको आपको। मेरे तो इसकी वजह से क्या हुआ, अमेरिका का मैन्युफैक्चरिंग चला गया बाहर। अब अमेरिका तो ड्यूटी लगा नहीं रहा, ना अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग बचा, ना अमेरिका में काम बचा, टैक्स भी नहीं आ रहे, उसकी वजह से ड्यूटी भी नहीं आ रही, कुछ नहीं आ रहा। तो अमेरिका ने ये बोला, ट्रंप ने आके बोला कि भाई आप ड्यूटी आप भी कम करो, हम भी नहीं लगाएंगे, हम नहीं लगा रहे, आप भी मत लगाओ, कम करो, इक्वल तो लाओ, कहीं तो लाओ। तो उसके ऊपर ये चर्चा शुरू हुई दुनिया में। लेकिन मीडिया ने उसको उछाला ऐसा कि ट्रंप टैरिफ लगा रहा है। टैरिफ लगा रहा है मतलब तो बराबर की बात है ना, अगर आप लगा रहे हो तो हम लगाएंगे। आज जैसे चलता है राजनयिक फील्ड में, उसमें भी देखेंगे कि अगर आप देखेंगे एम्बेसी से एक स्टाफ गया तो इधर से एक स्टाफ कम होता है, बराबर चलते हैं। इसमें क्यों नहीं, इसको करना चाहिए। तो ये तो थी 25% टैरिफ जहां तक की बात, वो जायज था, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन ट्रंप साहब ने तो सर, जो ट्रंप साहब ने जो लॉजिक दिया है, बात तो वो है कि उन्होंने बोला कि भी हम रशिया को सपोर्ट कर रहे हैं कि इस वार को बढ़ाने के लिए। उसके बारे में तो पहला 25% तो टोटली जायज है, उसके बारे में मेरे को नहीं लगता किसी को इश्यू होना चाहिए। और इंडिया के पास तो बहुत अच्छा ऑप्शन था, हम 0 कर देते, हम 0 कर दो, लेकिन इंडिया ने मना कर दिया, हमें अपने हितों की रक्षा करनी, हम नहीं करेंगे। तो ठीक है, 25% तक कोई दिक्कत नहीं है। अब जो दूसरा 25% आया, उसके वो है जियोपॉलिटिकल के ऊपर सारा। वो इसलिए आया कि क्योंकि रशिया का जो समय स्ट्रेंथ है, ट्रंप चाह रहे हैं कि रशिया को नीचे लाया जाए। रशिया इस समय उनके लिए बड़ी थ्रेट बनता जा रहा है, रशिया उनके कंट्रोल में नहीं आ रहा, ये बात फैक्ट है। वो नहीं कर पा रहे, उन्होंने यूरोप बीच में बैठ के, यूरोप भी यही चाह रहा है कि ना रशिया नीचे आए। लेकिन इंडिया एक ऐसी जगह बैठा है, और जैसा कि अभी कपूर साहब ने भी बोला, इंडिया की जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है वर्ल्ड में, आज इंडिया अपने आप में एक शक्ति है, एक पावर है, और एक से है इंडिया की, इकोनॉमिक पावर है, मिलिट्री पावर है, एंड एक तरह से एक संगठन भी इंडिया का बहुत अच्छा है। तो जब इंडिया से बात उठती है, भारत से बात उठती है, तो लोग उसकी सुनते हैं। और दूसरा, जो बाइंग पावर है बहुत ज्यादा इंडिया के पास, तो रशिया से इंडिया को मौका मिला, रशिया से जब ये चल रहा था ऑयल खरीदने का। आज लोग जब बोलते हैं कि भारत है ना रशिया से ऑयल खरीदना बंद कर दे, कैसे कर दे? आज यहाँ 100 रुपए से कम का पर लीटर का ऑयल है, जैसे ही कम बंद किया वो 200-300 चला जाएगा, तो उससे पूरी इकोनॉमी का फर्क पड़ेगा। तो इंडिया वो नहीं कर सकता, और आज की तारीख में इंडिया उस जगह बैठा है जो अपने निर्णय ले सकता है। तो अमेरिका ने इंडिया को दबाने के लिए, दबाव डालने के लिए 25% का एडिशनल टैरिफ डाला। अब ये गलत है या सही है, ये क्वेश्चनेबल है। और इसका गलती ये हुई है, इससे जो मैं देख रहा हूं कि इसका हम एक खतरनाक मोड़ पे खड़े हैं। इंडिया जो चाइना के बिल्कुल अगेंस्ट चल रहा था, चाइना के बिल्कुल जो हाथ नहीं मिला के चल रहा था, रशिया से तो पुरानी दोस्ती है, वो रहेगी, वो हम मानते हैं, स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है, वो कहीं नहीं जा रही। प्रॉब्लम चाइना है यहाँ पे। अगर ये पुश एंड पुल है, ट्रंप भी देख रहे हैं कितना पुश करना है, कहां तक जाएगा। इंडिया भी खेल रहा है, इंडिया ने कहा कि हम चाइना से इस समय हाथ मिलाएंगे अगर ये करेगा तो। लेकिन ये एक बहुत डेलिकेट सिचुएशन पे हम खड़े हैं। अगर ये ज्यादा पुश हुआ और इंडिया चाइना के साथ ज्यादा स्ट्रांगली चला गया, तो ये जो एशियन ब्लॉक है, अगर ये स्ट्रांगली उभर के आया, जैसा कि आपने भी बोला, तो इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि फिर वेस्टर्न पावर्स को दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि इंडिया के साथ केवल इंडिया ही नहीं,
और चाइना ये नहीं, पूरा इनके साथ ब्राजील और अफ्रीकन नेशंस और बहुत सारे मिडिल ईस्टर्न नेशन से साथ खड़े होने को तैयार है। तो ये एक ऐसी डेलिकेट सिचुएशन है, हम इसमें क्या सही है क्या गलत है कहना बहुत मुश्किल है। क्या स्ट्रेटेजी पे ऊपर चल रहा है, हमारे पास भी सारी नॉलेज नहीं है जितनी हमको दी जा रही है। और लेकिन एक चीज की बड़ी प्रॉब्लम है, मीडिया जिस तरह से उछाल रहा है और जिस तरह से यूट्यूब पे और मीडिया चैनल्स पे दिन रात चला रहे हैं और है ना अमेरिका को डीमोनाइज कर रहे हैं, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। सबको हमें वेट एंड वॉच है, लेट्स वॉच एंड सी के कहाँ जाएगा। इसमें स्ट्रेटेजी मोदी जी भी बहुत अच्छे से, मोदी जी और जयशंकर जी बड़े स्ट्रेटेजिक रोल में काम कर रहे हैं, ट्रम्प के पास भी कर रहे हैं। हाँ, ट्रम्प में एक दिक्कत मेरे को जो लग रही है इस बार जो बहुत हमारे लिए नेगेटिव है, वो ये है कि ट्रम्प के कैबिनेट में या ट्रम्प के जो क्लोज एडवाइजर्स है उसमें हमारे फेवर के लोग नहीं है अनफॉर्चुनेटली। और मैं ट्रम्प के साथ बहुत रहा हूं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस ट्रम्प 2.0 में हमारे कोई भी ऐसे लोग नहीं है जो बहुत क्लोज और सही एडवाइस दे पाए, तो उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे ऊपर आ रहा है। लेकिन ये कहना कि ट्रम्प बिल्कुल ही अगेंस्ट हो जाएगा, अमेरिका पलट के इंडिया को कर देगा, ये भी गलत है। ये पुश एंड पुल चल रहा है, ये गेम है अभी, ये देखते हैं कहाँ जाके बैठता है। इसके लिए हमें वेट करके देखना पड़ेगा। लेकिन कपूर साहब, आपको तो पता होगा कि जैसे ही व्हाइट हाउस ने पुतिन, मोदी और शी जिनपिंग को हाथों में हाथ डाले और ठाके लगाते हुए देखा, तभी एक सोशल पर ये खबर आई कि जिसमें ट्रम्प साहब ने ये बोला कि भारत ने उनसे रिक्वेस्ट करी है और ये बोला है कि वो अपने टैरिफ को 0 पर लाना चाहता है। तो ट्रम्प साहब ने ये बोला कि भैया अब बहुत देर हो चुकी है और अब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आपको क्या लगता है, क्या ये एक सच्चाई वाली बात है या इसके पीछे कुछ और राजनीतिक चाल है? बात ऐसी है कि आज जो एग्रीगेट टैरिफ है, जो इंपोर्ट ड्यूटी है अमेरिकन गुड्स के लिए इंडिया एक्सपोर्ट करने के लिए, वो 4.6% हो गया है। दूसरा, भारत के कुछ क्षेत्र हैं जैसे एग्रीकल्चरल सेक्टर, डेयरी सेक्टर, जहाँ पर भारत बिल्कुल नहीं हट सकता, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लोगों का लाइफ का सवाल है, उनके जो लाइवलीहुड का सवाल है। तो उसमें भारत बिल्कुल टस से मस नहीं हो सकता। तो ऐसी चीज़ें में, ऐसे क्षेत्रों में अमेरिका को थोड़ा सा सेंसिटिविटी दिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो इस समय पे बुली के रूप पे दिखाई दे रहा है पूरी दुनिया को कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं 50% टैरिफ लगा दूंगा। तो जब ऐसे हालात हो जाते हैं तो सेंसिटिविटी जो है भारत के कंसर्न्स के लिए, अब भारत एक डेवलपिंग कंट्री है, अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड ने कॉलोनियल अपने जो स्ट्रेंथ्स है उसका फायदा उठा के बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर लिया और बाकी देशों को बहुत हद तक लूट लिया और उनका बहुत पिछड़ा स्टेटस कर दिया। अब जब वो डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको ये कहना कि तुमको ये हक नहीं है, तुमको वो हक नहीं है, हम तुम्हारी ऐसी की तैसी कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, वो बिल्कुल गलत है। यूएस इंडिया रिलेशंस पूरी दुनिया के लिए एक डिफाइनिंग पार्टनरशिप बनना बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं हुआ तो वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पर कॉस्ट बढ़ते जा रहे हैं, ग्रोसरी के कॉस्ट बढ़ रहे हैं, एनर्जी के कॉस्ट बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी के बिल बढ़ रहे हैं। कल भी एक मीटिंग थी जहाँ पर यही डिस्कशन हो रहा था कि ऑलरेडी इतना बढ़ गया और भी बढ़ेगा अभी, तो ये कैसे हम कोप करें। जो यहाँ पर सारे एसोसिएशन थी वो डिस्कस कर रही थी। तो ये सब चीज़ें अभी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती जाएंगी। अब उसमें ये होगा, नवंबर 2026 में इलेक्शंस ड्यू है अमेरिका में, जो मिड टर्म इलेक्शंस कहलाते हैं, जहाँ पर पूरा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स का वोटिंग होता है, नए सदस्य चुने जाते हैं, 1/3 सेनेट का वोटिंग होता है, नए सेनेटर्स चुने जाते हैं 1/3 हर 2 साल में। तो उसमें अगर लोगों के ऊपर ये इकोनॉमिक दबाव बढ़ता रहा तो ये रिपब्लिकन पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा आवाज़ें उठ रही हैं रिपब्लिकन पार्टी में कि ये जो आप भारत के साथ कर रहे हो ये बहुत गलत है। हालांकि बाकी भी जो एकेडमिक्स हैं, जो स्ट्रेटेजिक थिंकर्स हैं, जो थिंक टैंक्स हैं, जो जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो सब भी कह रहे हैं, बट अब रिपब्लिकन पार्टी से भी आवाज़ें उठनी शुरू हो गई हैं। अब ट्रंप का जहाँ तक सवाल है, उसके एडवाइजर्स जैसे भी हों, चाहे इंडिया के फेवर में हो चाहे इंडिया के अगेंस्ट हो, वो 0% मैटर करता है, क्योंकि वो किसी की सुनता नहीं है। तो हालांकि जो मार्को रूबियो का पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड है, जो और भी इनके एडवाइजर्स का पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड है, वो भारत के फेवर में थे, बट जैसे उसने शुरू किया
कि ये 50% टैरिफ लगाएंगे, तो वो उल्टा सीधा बोलना उन्होंने शुरू कर दिया। और सबसे ज्यादा तो उल्टा सीधा बोला है पीटर नवारो ने। तो उसको तो कुछ समझ भी नहीं आती जो दूसरे देशों के साथ कैसे बर्ताव किया जाता है। तो ये चीज अभी बहुत हद तक आगे बढ़ चुकी है। अब अमेरिका को स्टेप लेना है, कैसे इसको नियंत्रण में लाना है, ताकि भारत और भी ज्यादा स्ट्रेन, बिकॉज भारत में जो मैंने 40 साल में देखा है डिप्लोमेसी में, वो कभी भी दबाव में नहीं आ सकता, ना रशिया के दबाव में आया, ना किसी के दबाव में आया। तो मैं जब पढ़ाता भी था यहाँ पर अमेरिका में, वो यही क्वेश्चन पूछते थे कि भारत रशिया के दबाव में रहा है। मैंने बोला बिल्कुल नहीं, हम फ्रेंडली नेशन से, हम पार्टनर्स थे, हम एक दूसरे से बातचीत करते थे और फिर अपना निर्णय लेते थे। तो वो अमेरिका को समझना जरूरी है कि भारत का ये स्टैंड रहा है और वो बहुत क्लियरली भी आर्टिकुलेट हो चुका है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। और अगर वो सेंसिटिव हो सकता है थोड़ा बहुत कि भारत के कंसर्न्स क्या हैं, भारत के समय पे रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और भारत के साथ मिलके आगे कैसे बढ़ना है, तो देखो फिर भारत तो वैसे भी हमेशा से नॉन अलाइन रहा है, उसने तो सबके साथ बैलेंस बनाकर चला। कृष्णा जी, जैसे अभी कपूर साहब ने बोला कि दाम बढ़ना शुरू हो गए हैं, और उधर भारत में भी जो एक्सपोर्ट कंपनीज हैं, मेनली तो हैंडीक्राफ्ट हो, लेदर आइटम्स हो, शूज वगैरह का हो और टेक्सटाइल वगैरह का हो, इसमें भारत सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता था। और हमने तो ये भी सुना है कि अब भारत में भी एक सुख बुगाहट शुरू हो गई है कि वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर या नुकसान को लेकर और वो स्टॉक को, क्योंकि सारा ऑर्डर कैंसिल हो गया। आपको क्या लग रहा है कि अमेरिका में रेट बढ़ने शुरू हो गए हैं और यहाँ पर भी लोगों के अंदर एक अनरेस्ट पैदा होना शुरू हो गया? देखिए राजीव जी, ये सब बातें फिर वही मीडिया और यूट्यूब की बातें हैं। अगर आप वाकई देखेंगे तो आप ये बोल रहे हैं, मैं कपूर साहब की इस बात से सहमत हूँ, भारत किसी के दबाव में नहीं आता, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अमेरिका ने भारत को बुली किया या भारत को दबा के किया, वो मैं उस बात को नहीं मानता। अमेरिका ने कभी भारत को दबाया नहीं इस मामले में, क्योंकि भारत कभी अमेरिका के खेमे में रहा ही नहीं। रही बात इसकी कि भारत को इससे हम बात अब उल्टी कर रहे हैं। आप बोल रहे थे इससे है ना टैरिफ से इंडिया को क्या फर्क पड़ेगा, आप बोल रहे हैं अमेरिका में रेट बढ़ रहे हैं। अल्टीमेटली कंज्यूमर पे आना, रेट बढ़ेंगे, किसके बढ़ेंगे? रेट बढ़ेंगे जो वो आइटम है, वो कैपेसिटी क्या है, कितने बढ़ेंगे और कितना उसको कंज्यूम कर पाएंगे। तो ये तो बिजनेस वाली बात है इसके अंदर कि कितने बढ़ेंगे। और रही बात इसके कि इसकी वजह से रिपब्लिकन पार्टी पे इफेक्ट आ रहा है, ये बिल्कुल ही गलत बात है। मैं भारत का होने के बाद, क्योंकि मैं उस साइड को बहुत अच्छे से देख रहा हूँ और रिपब्लिकन पार्टी के अंदर रहते हुए मैंने उसको बहुत क्लोजली देखा है, भारत कोई फैक्टर ही नहीं है, कोई फैक्टर नहीं है रिपब्लिकन इलेक्शन में। बल्कि वो लोग तो इसका मजा ले रहे हैं कि ये हो रहा है दुनिया में और वो इसको जायज मान रहे हैं, जिस तरह से इसका प्रोपेगेंडा हो रहा है। तो इलेक्शन में तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा, बल्कि इलेक्शन में तो उनको पॉजिटिविटी मिलेगी। हाँ, लेकिन क्योंकि मैं भारतीय पर्सपेक्टिव से देख रहा हूँ, वहां पे प्रॉब्लम ये है कि हाँ, इंपोर्ट, भारत के एक्सपोर्ट पे थोड़ा इम्पैक्ट आएगा, टेक्सटाइल खासकर, क्योंकि वैसे भी हम बांग्लादेश और पाकिस्तान के सामने पिछले कुछ सालों से कम्पीट करने में मुश्किल हो रहा था और ज्यादा होगा कम्पीट करना मुश्किल। लेकिन कैपेसिटी इंडिया के पास ही है, तो अल्टीमेटली घूम के यहाँ आएगा। एट द एंड ऑफ द डे हमें ये समझना पड़ेगा, ये सारा जो चल रहा है 25% जो एक्स्ट्रा लगा है, वो अभी केवल एक नेगोशिएशन कार्ड है, नेगोशिएबल कार्ड है। ये परमानेंट कुछ भी नहीं है। इसको लेके ओवर रिएक्ट करना, इसको लेके हमें ये मान लेना कि ये हो गया है या संबंध टूट जाएंगे या संबंध खराब हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। कॉशियसली वी हैव टू वॉच एंड वेट, किसकी वजह से सब सही होगा। आप बढ़ने की बात कर रहे हैं, मैं तो इंडियन सामान के जो इंडियन स्टोर्स हैं इंडिया अमेरिका में, उन्होंने टैरिफ बढ़ा नहीं था, उससे पहले 100% कॉस्ट बढ़ा दी। वो अपना फायदा देख रहे हैं कि कोई टैरिफ एंड नो टैरिफ डजंट मैटर, पीपल आर प्लेइंग देयर गेम्स। तो कपूर साहब, मैं कृष्णा जी की बात को आगे बढ़ाता हूं। आपसे मैं ये प्रिसाइजली एक शॉर्ट में आंसर चाहता हूं कि अगर मान लीजिए ये जो टसल चल रही है भारत रूस या भारत और अमेरिका की, अगर मान के चलें, आपको क्या लगता है कि अगर भारत, रूस और चीन वाकई लॉन्ग टर्म के लिए साथ खड़े दिखते हैं, तो अमेरिका और क्या क्या कर सकता है भारत के साथ? ये तो अमेरिका के लिए बहुत मुश्किल स्थिति हो चुकी है ऑलरेडी। लोगों को नहीं समझ आ रहा है यहाँ पर, तो समझ भी आ जाएगा कुछ समय में, जल्दी ही समझ आ जाएगा, क्योंकि 2026 इलेक्शन से पहले बहुत बदलाव आने वाले हैं। डॉलर का वैल्यू गिर रहा है, गिरना शुरू हो गया आस्ते आस्ते, और एकदम तेजी से फिर गिरेगा जब, तो फिर लोगों को समझ आएगा कि क्या
किस कॉर्नर में उन्होंने अपने आप को डाल दिया है। क्योंकि जो चीन है, जैसे अगर चीन का सारा सामान यहाँ पर मिलता था, वॉलमार्ट में चले जाइए, अमेजोन में चले जाइए, अगर उसके ऊपर भी टैरिफ लागू हो गए हैं और उनका भी सामान जो बहुत सस्ता होता था वो आना एकदम स्लो हो जाएगा या महंगा होता रहेगा। जैसे इन्होंने भी कहा कि भारतीय स्टोर में 100% दाम बढ़ा दिए हैं, तो जो हमारा बिल होता था हफ्ते का, महीने का, वो ऑलरेडी काफ़ी बढ़ गया है। अमेरिकन वोटर जो है वो ट्रांजैक्शनल वोटर है, उसमें रेसिलियंस नहीं है, उसमें स्ट्रेंथ नहीं है, उसमें मंथ टू मंथ कैपेसिटी होती है कि हर महीने में कैसे जीऊँ और आगे बढ़ूँ। तो जब उसने देखना है कि वो जब पेट्रोल भराने जा रहा है उसका कॉस्ट बढ़ गया, जब उसको महीने का बिजली का बिल आ रहा है उसका कॉस्ट बढ़ गया, उसका दूध का कॉस्ट बढ़ गया, उसका ग्रोसरी का कॉस्ट बढ़ गया, वो अभी और भी तेजी से बढ़ेगा, ऑलरेडी बढ़ना शुरू हो गया है। हमने खुद देखा है, क्वांटिटीज कम हो गई हैं, कॉस्ट बढ़ गए हैं। तो उसमें जैसे ये थोड़ी और रफ्तार आएगी तो सडनली वोटर्स में एक चेंज आएगा कि ये रिपब्लिकन पार्टी ने हमारे ऊपर बहुत जुल्म किया है और जो हमारे रिश्ते अच्छी तरह चल रहे थे बाकी देशों के साथ, वो सारा उल्टा पुल्टा कर दिया है, सारा उलट पुलट कर दिया है। अब बहुत कम देश हमारे साथ खड़े हैं। और जैसे कृष्णा जी ने भी कहा, मैंने अफ्रीका में भी काम किया है, बहुत देशों में काम किया है। जो गुडविल भारत की है पूरी दुनिया में, वो शायद ही कोई देश होगा दुनिया में जिसके साइड में इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी हो, इतना ज़्यादा। क्योंकि हमारा जो पूरा इंटरनेशनल रिलेशंस है, हमारा जो तौर तरीका है, जो रिलेशनशिप करने का तरीका है, वो पॉजिटिव है, वो बोनाफाइड है। हम सब देशों का हित के तरफ से चलते हैं। हम ये नहीं सोचते कि हम किसी देश को कैसे एक्सप्लॉइट करें या कैसे उसको कुछ नुकसान पहुंचाएं या कैसे उसको एकदम तकलीफ में डाल दें। तो उसमें वो सारे देश ये अप्रिशिएट करते हैं। तो भारत का स्टैंडिंग बहुत जबरदस्त है। जब भारत चीन के खिलाफ खड़ा होता है तो अफ्रीका में भी बहुत सारे देश बीआरआई नहीं ज्वाइन करते या फिर प्रोजेक्ट जो है बीआरआई के, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के, उससे मना कर देते हैं उसको और निकल जाते हैं। तो उसमें भारत, अगर दुनिया देखेगी, सारी डेवलपिंग वर्ल्ड और बाकी कंट्रीज भी हैं बहुत सारी, इवन डेवलपिंग वर्ल्ड में जो भारत के बहुत बहुत क्लोज हैं, वो देखेंगी कि अमेरिका और भारत के रिश्ते खराब हैं। और अगर अमेरिका ने ये शुरू कर दिया कि सैंक्शंस लगाना है वेस्टर्न वर्ल्ड को भारत पे, तो जो पूरी दुनिया में रिएक्शन होगा वो अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड के खिलाफ बहुत ज़्यादा नेगेटिव होगा। और उसमें फिर भारत को भी आराम से और भी ज्यादा रशिया के साथ बात करनी और चाइना के साथ बात करनी बहुत आसान हो जाएगी, जिससे ये फिर स्पाइरल हो जाएगा। तो अच्छा, अब अमेरिका को देखना है स्पाइरल को कैसे रोकना है। जी कृष्णा जी, इनकी बात को ही मैं ऊपर रखना चाहता हूं। जो रियलिटी ग्राउंड पर, जैसे इन्होंने बोला कि अमेरिका में अनरेस्ट हो जाएगा और पब्लिक जो है रिपब्लिकन्स के खिलाफ हो जाएगी। मैं यही चीज अगर भारत की नजर से देखूं, अगर मान लीजिए वहां पर एक्सपोर्टर्स के ऊपर गाज गिरनी शुरू हो जाती है, तो क्या वहां पर भी पॉलिटिकल अनरेस्ट आ सकता है? मोदी जी के खिलाफ आवाज उठ सकती है? क्या उनकी सत्ता को भी खतरा है? सबसे पहले राजीव जी, मैं अमेरिका के बारे में बोलूंगा आपको, ये बिल्कुल ही गलत है, बिल्कुल ही टोटली कोई बेस नहीं है इस बात का कि अमेरिका में किसी तरह का अनरेस्ट इसकी वजह से या कोई भी इसके बारे में आ रहा है। बल्कि अमेरिका में ट्रम्प गवर्नमेंट आने के बाद प्राइजेस कम हुए हैं, चाहे वो पेट्रोल के हों या जनरल एक ग्रोसरी के हों। अमेरिकन स्टोर्स में सबके प्राइस कम हुए हैं। जो बाइडेन गवर्नमेंट में बढ़े थे वो बहुत कम हुए हैं नीचे। टैक्स कम हुआ है, इनकम बढ़ी है। अगर आप अभी रिसेंट स्टेटमेंट देखें, जनरल इनकम बढ़ी है सारे लोगों की, और उसके अलावा रिफंड चेक्स भी जाने की बात हो रही है। जो अमेरिका में एक आम अमेरिकी नागरिक है, जो वोटर है, उसके अंदर तो बहुत पॉजिटिविटी है इस चीज को लेके। इंडियन को छोड़ दीजिए, इंडियन तो है ना सिर्फ यूट्यूब देख के और इंडियन चैनल देख के जो अपना मन बना रहे हैं उस पर चल रहा है। बाकी और वैसे भी इंडियंस मोस्टली एंटी एक प्रोपोगेंडा में रहते हैं, एंटी रिपब्लिकन। तो ये कहना तो बिल्कुल गलत होगा। हाँ, भारत की बहुत पॉजिटिव छवि है, ये मान लिया, लेकिन हमको ये बात और समझनी पड़ेगी। आपके क्वेश्चन पे आने से पहले बोल रहा हूं मैं कि आज अमेरिका और पूरा यूरोपियन यूनियन और यूके ये मिल जाते हैं तो आज भी दुनिया का सबसे बड़ा बाइंग ब्लॉक ये है, जब बाइंग पावर है। तो आज कोई भी देश, चाहे वो चाइना हो और चाहे वो इंडिया हो, वो कभी वो कितना भी दूसरी जगह, हाँ इस समय एक पावर मेंटेनेंस के लिए दोनों वहां जाके दे आर शोइंग द स्ट्रेंथ, दैट इज अंडरस्टैंडेबल। लेकिन बाइंग पावर जो है वो उधर है, उसको हम नहीं बीट कर पाएंगे। ये इक्विलिब्रियम पे आएगा ही आएगा ना। अमेरिका इनके बिना रह सकता,
और ना ये अमेरिका के बिना रह सकते, ये चीज वापस आनी ही आनी है। अब रही बात भारत में क्या इफेक्ट होगा, भारत बहुत बड़ा देश है। अगर आप एक चीज देखेंगे अभी जो हुआ यूरोपीय जो यूके के साथ डील हुई है इंडिया की, जिसके अंदर मोस्ट फेवर्ड नेशन की उनकी डील हुई है, उसके अंदर जो अभी एनालिसिस देख रहे हैं उसके हिसाब से, इट इज टू अर्ली टू से, जो एक्सपोर्ट लॉसेस हमारे को अमेरिका से होंगे उसमें से काफी भरपाई यूरोप जाने से होगी, क्योंकि यूरोप में बहुत बेनिफिट मिल रहा है इस समय इंडिया को। तो ऐसा नहीं है कि इंडियन बिजनेस बिल्कुल नीचे चला जाएगा, हाँ कुछ सेक्टर्स पे इम्पैक्ट आएगा। दिस इज नॉट अ वन डे अफेयर, दिस इज नॉट समथिंग इस पे हम एकदम से कंक्लूजन ले लें। ये बड़े बड़ी इकोनॉमीज कंट्रीज का एक चेस गेम है जो चल रहा है, सब अपने हित में देख रहे हैं। एट द एंड ऑफ द डे इसमें जो आप बोल रहे हैं, एक सिंपल सी बात है, आपने भी बोली पहले कि ना भारत से अभी भी ट्रंप ने बोला कि जीरो टैरिफ की बात चल रही है, बातचीत तो चली रही है, पीछे से बंद नहीं हुई है। दूसरी बात, अभी अगर आप देखेंगे आज ही की न्यूज थी कि ना न्यूक्लियर फ्यूल के लिए डील हुई है कल ही, सिविल न्यूक्लियर डील के लिए कल ही डील हुई है अमेरिका के साथ। अगर सब बंद हो गया होता तो कैसे होता? चलिए देखते हैं, लेकिन मुझे जो लगता है कि अब आने वाला वक्त बहुत ही दिलचस्प है और हमको ये देखना है कि क्या मिस्टर ट्रंप मोदी को झुका पाएंगे या वो अपने हाल के जो उनके डिसीजन रहे हैं कि अपने ही जो डिसीजन को वो वापस लेते रहे हैं, क्या ऐसा कुछ होएगा? ये बहुत देखना दिलचस्प होगा। तब तक के लिए हम अपने इस कार्यक्रम को विराम देते हैं। नमस्कार। नमस्ते, नमस्कार।